हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से LCA-33 की नई फ़ोटोज़ आई हैं और एयर टू एयर कन्फिग्रेशन दिखाई दी हैं, तब से एक डिबेट भी छिड़ गई है, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि कहीं ये BVR कॉम्बैट के लिए अंडर आर्म्ड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो ही अस्त्र मिसाइल एक बार में ये कैरी कर पा रहा है। क्योंकि छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से रेंज लिमिटेशंस हैं, 2 ड्रॉप टैंक यहाँ पर कैरी करने पड़ते हैं। साथ में यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को भी मैंडेटरी कन्फिग्रेशन बना दिया गया है एयर टू एयर के लिए, जिसके अंतर्गत एक हार्ड पॉइंट वहाँ एक्वायर हो जाता है। वहीं पर दूसरा हार्ड पॉइंट है, वहाँ पर ड्यूल रैक SRAM कैरी करी जाती है, जिसकी वजह से 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल तो ये एक बार में कैरी कर पा रहा है। तो ये बात हम आपको बता दें कि अगर आप ड्रॉप टैंक्स यहाँ से हटा देंगे तो ये 4 BVR मिसाइल्स ईजिली कैरी कर पाएगा। और इंटरनल फ्यूल पर यहाँ पर जो आपको एंड्योरेंस मिलेगी नॉर्मल मिशन प्रोफाइल में, ये 45 मिनट्स से 60 मिनट्स तक की होगी, जिसके अंतर्गत सुपरसोनिक, ट्रांससोनिक और सबसोनिक परफॉर्मेंस तीनों इंक्लूडेड होगी। पर वो तब हो पाएगा जब आपको पता है कि टारगेट आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है और आपको उसे इंटरसेप्ट करना है। तो शॉर्ट नोटिस पर खाली मिसाइल डिलीवरी के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तेरस का एंड्योरेंस ये चीज़ आपको अलाउ करेगा। साथ में हमारे जो एयर बेसिस हैं वो बॉर्डर के इतना क्लोज हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एयरक्राफ्ट कैप, बार कैप यानी कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल और बैरियर कॉम्बैट एयर पेट्रोल जैसे मिशंस परफॉर्म कर रहा है या फिर एस्कॉर्ट जैसे मिशंस परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर एंड्योरेंस अच्छा खासा रिक्वायर्ड होगा, जिसमें थ्रेट एकदम से पॉपअप हो सकता है और आपको इंगेज करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ लॉन्गर एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होता है। और इसलिए जो एयर टू एयर कन्फिग्रेशन है तेरस की, उसमें 2 ड्रॉप टैंक कैरी किए जाते हैं, जो कि इंटरनल मोस्ट हार्ड पॉइंट पे लगते हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक फ़ोटो तेरस की देखी थी, जहाँ पर मिडबोर्ड पायलॉन में भी 2 ड्रॉप टैंक लगे हुए थे, जो कि अराउंड 800 लीटर्स ईच फ्यूल कैरी कर सकते हैं। इनर मोस्ट पायलॉन में जब ये ड्रॉप टैंक लगते हैं तो 1200 लीटर्स वाले लगते हैं, यानी कि 2400 लीटर एक्सटर्नली तब ये फ्यूल कैरी कर पाता है, जो कि इसके एंड्योरेंस को ऑलमोस्ट दुगना कर देता है। तो मॉडर्न कॉम्बैट में अगर आपको एंड्योरेंस के हिसाब से तेरस को आर्म करना है, तब भी 2 एयर टू एयर मिसाइल जो कि BVR के लिए हैं वो कम पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन देखना है वो ये देखना है कि जो अवेलेबल हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें ड्रॉप टैंक आप कैरी कर रहे हैं, 2 SRAM कैरी कर रहे हैं, साथ में एक जैमर कैरी कर रहे हैं, उसके अलावा आप 4 BVR मिसाइल कैरी कर पाएँ। बाकी बात रही 40 मिनट के या फिर 45 मिनट के एंड्योरेंस में BVR मिसाइल यूज़ करने की, वो भी 4 BVR मिसाइल, तो वो इजीली की जा सकती हैं। हाँ, पहले ये परेशानी होती थी, क्योंकि पहले सेमी एक्टिव मिसाइल्स यूज़ होती थी, जहाँ पर आपको टारगेट पर लॉक तब तक मेंटेन करना पड़ता था जब तक मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाती। उसके बाद आप एक बार में एक ही टारगेट को लॉक कर सकते थे। अब AES रडार की वजह से आप मल्टीपल टारगेट्स को एक बार में लॉक करके मिसाइल लॉन्च करके गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अगर आप 4 BVR कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप BVR में कम से कम 2 एयरक्राफ्ट को एंगेज कर पाएंगे, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के लिए 2 BVR लगेगी। क्योंकि लॉन्ग रेंज में जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है वो कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए मल्टीपल मिसाइल्स लगती हैं। इसलिए आप JF-17 में भी देखेंगे कि ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ भी 4 PL-15 कैरी करी जाती हैं। लेकिन वहाँ पर एक डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर नहीं है, जो कि LCA-33 में एज अ स्टैंडर्ड एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में आने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है BVR कॉम्बैट का। मिसाइल लॉन्गर रेंज की आ गई हैं, सेंसर बेटर हो गए हैं, तो रडार लॉक से अपने आप को बचाने के लिए आपको सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर चाहिए होगा। और ये चीज़ डेफिनेटली 1 या 2 BVR मिसाइल को ओवरशैडो कर सकती हैं। तो यहाँ पर 2 BVR मिसाइल के कॉम्प्रोमाइज़ में SPJ लगे, उससे बेटर है कि SPJ के साथ 2 और BVR ऐड हो जाएँ, तो कैपेबिलिटी डेफिनेटली पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। बाकी जिस तरीके से अस्त्र का इंटीग्रेशन हुआ है वो भी एक इशू की तरह देखा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये मिसाइल शुरुआत में Su-30 MKS से लगाने के लिए बनाई गई थी। तो जो यहाँ पर रे लॉन्चर लगा है ये आइडेंटिकल है R-73 और R-77 के रे लॉन्चर से। तो तेजस के साथ जब यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन इशू सॉर्ट करने के लिए बीच में एक प्लग लगता है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ऑड हो जाता है। तो इस इशू को सॉर्ट करने के लिए एक यूनिफाइड लॉन्चर बनाया जा रहा है, जिससे आप हर तरीके की अस्त्र को लॉन्च कर पाएंगे, चाहे रेल लॉन्चिंग हो, चाहे ये इजेक्टर लॉन्चिंग हो। साथ में ये लॉन्चर दूसरे भी वेपन्स के साथ इंटीग्रेट हो पाएगा और नेटो और रशियन स्टैंडर्ड के वेपन्स को भी इंटीग्रेट कर पाएगा। तो इस लॉन्चर के साथ जो सेंटर लाइन पायलॉन है, जहाँ पर फिलहाल कोई वेपन यूजुअली कैरी नहीं किया जाता है, आप वहाँ पर भी इजेक्टर लॉन्चर अस्त्र कैरी कर पाएंगे। तो किसी तरीके से अगर 2 और अस्त्र मिसाइल हम यहाँ पर ऐड कर पाएँ तो डेफिनेटली ये एयरक्राफ्ट BVR कॉम्बैट में कैपेबल एनफ हो जाएगा और साइज़ के हिसाब से जो फायर पावर है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। बाकी यहाँ पर जो लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड है
वो भी एयर टू एयर कॉम्बैट में आपको उतना चाहिए नहीं। उसकी जगह पर चाहे आप आईआरएसटी पॉड लगा लीजिए या फिर एक्स्ट्रा अस्त्र अगर आप कैरी करते हैं तो वो भी 2 एडिशनल अस्त्र कैरी करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 और अस्त्र मिसाइल यहाँ पर ऐड करी जाए, क्योंकि मॉडर्न बीवीआर कॉम्बैट में ज़्यादा से ज़्यादा बीवीआर मिसाइल्स रिक्वायर्ड हैं। इसलिए जितने भी मॉडर्न 4.5 जन प्लेटफॉर्म बन रहे हैं उनको एज अ मिसाइल ट्रक बनाया जा रहा है, चाहे आप चाइना को देख लें चाहे आप यूएस को देख लें, क्योंकि गाइडेंस के लिए मैकेनिज्म कई हैं, एंड्योरेंस अब इशू नहीं रहा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।